हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट क्लास और हमारे सामने आ चुका है और हमें आज पढ़ना है। हमने पिछले क्लास में, जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। इसमें हम समझेंगे बहुत अच्छे से, बड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन को। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप सभी को, है ना, जो भी चैनल्स अवेलेबल है आप सब किसी को ही फॉलो कीजिए, है ना, सीखना है आपको तो। बट एक चीज़ बोलूँगा मैं, आप शॉर्टकट्स में ना भागे। मतलब आप किसी वीडियो को देख रहे हो, सपोज 5 मिनट्स का है, तो आपको लग रहा है चलो फटाफट देख लो, ख़त्म कर लो, आप काम हो जाएगा। बट नहीं, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कम से कम एक 10 मिनट, 15 मिनट, एक 18-20 मिनट का समय लगता है। तो आप टाइम थोड़ा सा दें और चीज़ों को बढ़िया सीखें, तो ही आप चीज़ों को एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और तो ही आपका आंसर अच्छा होगा। तो एक बात बताना बस यही है कि वीडियो बड़ा हो तो उसको ऐसा नहीं कि वीडियो बड़ा है तो आप ना देखें ना सीखें, ये माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो ये बड़ा होता है, चाहे किस मैं XYZ किसी भी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप उनको समझे, देखें चीज़ों को वहाँ से, तब समझ में आया कि हाँ यहाँ सीखने को बहुत है ना। तो बड़े वीडियो होने की वजह से आप ये जज ना करें कि इसमें ना देखो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कंसेप्ट बड़ा नहीं, कंसेप्ट आपके काम का है ना। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो सॉरी, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि जस्ट प्रीवियस क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को समझ लिया था। अभी हम क्या समझेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन को। एक मिनट सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलो, तो फाइनेंशियल डिसीजन को देखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम है, 3 मेजर काम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिसीजन लेना, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, है ना। तो अभी हम समझ रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को कि किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी एंटरप्राइज को फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है बात। तो फाइनेंस की ज़रूरत तो है, बट इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसे ही नहीं कि कहीं से फाइनेंस ले ली, कितना ले ली, कुछ भी कर लिए और बिना आँख बंद करके ले रहे हैं और आँख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व करता है किस 2 बात को। पहले तो क्वांटम ऑफ फंड्स। क्वांटम मतलब क्वांटिटी, कितना पैसा, कितने रुपए की, कितने अमाउंट की, कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। दूसरा बात, सोर्सेस ऑफ फंड। फाइनेंस आएगा कहाँ से, शेयर कैपिटल से कितना लेना है, बोरोड फंड्स कितना होना चाहिए, कहने का मतलब लोन वगैरह कितना होना चाहिए, और इक्विटी के थ्रू कितना रेज करे। तो 2 बात मेन हुआ, क्या क्या भाई, क्वांटिटी ऑफ फंड्स और सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक बात है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में मैं बोलता हूँ 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। किसके लिए? कंपनी के लिए। क्या क्या है वो? पहला आपका है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीज़ आ सकता है, एक होता है इक्विटी कैपिटल और एक आपका मेजर रिटेन अर्निंग्स। तो ये 2 बात आ जाएगा किसमें, शेयर होल्डर फंड्स में। दूसरा आपका आएगा बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आ सकता है, मैंने बोला डिवेंचर्स आ सकता है, लोन आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स आ सकता है। तो ये 2 बात आपको ध्यान रखना है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या क्या होगा भाई। मेजर 2 सोर्स क्या है, इक्विटी या बोलो शेयर होल्डर फंड। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड जो आपने बोला उसमें क्या क्या आएगा, इक्विटी से कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी कैपिटल बोलो या इक्विटी से कैपिटल बोलो, बात एक ही है। ठीक है। फिर मैंने बोला बोरोड फंड में क्या क्या आएगा, डिवेंचर्स आएगा, लोन आएगा और पब्लिक डिपॉजिट्स आएगा। ठीक बात है। तो ये 2 मेजर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। ठीक, बाकी बहुत बात लिख रखा है, हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात, जब ये 2 बात आप समझ लेते हो तो दूसरी बात आपको ये समझनी है कि भाई कितना लेना है ये भी डिसाइड कर लिया, सोर्सेस क्या क्या है वो भी डिसाइड कर लिया। अब एक चीज़ समझो यहाँ से कि एक बात बताओ, आपने यहाँ से भी कुछ रुपए उठा रहे हो, आप यहाँ से भी कुछ रुपए उठा रहे हो। कहने का मतलब शेयर होल्डर फंड्स भी आपके पास आ रहा है, मतलब इक्विटी के थ्रू, और बोरोड फंड्स भी आपके पास आ रहा है। बट दोनों का एक चीज़ चेक करो आप, कहीं मैंने मेंशन नहीं किया बट मेंशन कर रहा हूँ, दोनों का अपना एक कुछ कॉस्ट है और दोनों का अपना कुछ रिस्क है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर कॉस्ट और रिस्क की बात करते हैं तो देखो कॉस्ट मतलब क्या, अगर आप शेयर कैपिटल के थ्रू फाइनेंस रेज करते हो मार्केट से, तो शेयर्स पे जो हम डिविडेंड वगैरह पे करते हो वो कंपल्सन नहीं है। जैसा प्रॉफिट होगा कंपनी में वैसा डिविडेंड कंपनी पे करेगी। कंपनी का मन नहीं है तो नहीं भी पे करेगी, कम पे करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा पे करेगी, मतलब कंपनी पे डिपेंड हो रहा है। तो कॉस्ट हम कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड के लिए कम है, लो है, लेस है। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें इन केस ऑफ बोरोड फंड, किस पे बात करें, बोरोड फंड,
तो वहाँ पे कॉस्ट फिक्स्ड है, मतलब वहाँ पे तो पैसा देना ही देना है। तो कॉस्ट वाइज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लागत है, फिक्स कॉस्ट है इन केस ऑफ बोरोड फंड। ये बात तो पक्का हो गया, ठीक है बात। और शेयर होल्डर फंड में डिविडेंड जो इसके ऊपर देंगे इक्विटी कैपिटल वगैरह पे, उस पर कोई कंपल्सन नहीं है, बात ठीक है। बट एक चीज़ मैं और बता दूं कि फिक्स कॉस्ट तो देना ही देना है, बट एक बात और बता दूं, यहाँ पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी का फायदा होता है बिजनेस को। क्या मतलब है इसका? मतलब ये जितना भी प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया होगा, सपोज जितना भी, तो मैं मानता हूँ सारा खर्चा वर्चा देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बचा है या मैं बोलता हूँ सिंपल, अभी जो कंपनी का प्रॉफिट आया है, सिंपल सा मैंने बोला, वो सपोज 10 लाख का है। कितने का भाई साहब? 10 लाख का। कंपनी को बहुत सारे खर्च वगैरह माइनस करने होते हैं ना अपने प्रॉफिट में से, तब जो फिर नेट प्रॉफिट बचेगा, फिर टैक्स वैक्स का पेमेंट का बात आएगा, है कि नहीं? ये बात ठीक है। तो सपोज कंपनी प्रॉफिट कमाया 10 लाख, कंपनी बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रही है, बहुत सारे एक्सपेंसेस कंपनी ने वेरियस एक्सपेंसेस अपने पास से माइनस किया। तो इनकम टैक्स का रूल है कि कोई कंपनी अगर लोन वगैरह रेज करते हैं मार्केट से, तो उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। टैक्स में बेनिफिट कहने का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। अभी मैंने बोला प्रॉफिट 10 लाख का है, बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर दिए, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज यहाँ 8 लाख बचा। अब कितना बचा भाई साहब? 8 लाख नेट प्रॉफिट। अब मान लो कि जिस कंपनी का 8 लाख का प्रॉफिट है उसने कहीं से लोन वगैरह नहीं लिया था, तो फाइनली इस अमाउंट पे उसे इनकम टैक्स पे करना है। और मैंने मान लिया इस 8 लाख पे 20% का इनकम टैक्स पे करना है। तो 8 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 8 लाख का 10% 80,000, तो 20% कितना हो जाएगा? 1,60,000 टैक्स बन सकता है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी कंपनी ने, मैंने क्या बोल दिया, उन्होंने लोन ले रखा था, और लोन पे मान लेते हैं जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है उस कंपनी पे, मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए का है। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स का रूल है, अगर कंपनी ने लोन उठाया है उस पर जितना भी उससे इंटरेस्ट पे करना है, उस इंटरेस्ट को भी पहले क्या बोलती कंपनी, अपने बचे हुए प्रॉफिट में से पहले उसे माइनस कर लो, हटा लो पहले। तो हटा लिया, अब कितना बचा? नेट प्रॉफिट। तो इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टिबिलिटी का फायदा। मतलब क्या? टैक्स के पेमेंट के बिफोर आप अपने बचे हुए प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर दो भाई साहब। तो माइनस कर दिया, 1 लाख रुपया कितना बचा? अब इस पे अगर 20% निकालो तो 20% कितना निकलेगा? 10% 70,000, तो 20% 1,40,000। पहले आ रहा था 1,60, अब आ रहा है 1,40,000, मतलब 20,000 का फायदा। ये कब आया था? जब मैंने मान लिया था कि कंपनी ने कोई लोन वगैरह मार्केट से नहीं उठाया है, तो कंपनी में कोई इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही नहीं है। तो डैट मीन्स हमने डायरेक्टली फ्लैट 8 लाख पे 20% निकाला था, तो 1,60,000 टैक्स का पेमेंट आ रहा था। जब हम ये दिखा रहे हैं कि लोन हमने ले रखा है मार्केट से, तो कहीं ना कहीं इस 8 लाख पे उस पे इंटरेस्ट जो बन रहा है उस लोन पे, उसको पहले माइनस कर दो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से। उसके बाद कितना बचा भाई? नेट प्रॉफिट 7 लाख। उसके बाद क्या कर दो, टैक्स का कैलकुलेशन कर लो, तो 1,40,000 आ रहा है, मतलब 20,000 का कहीं ना कहीं फायदा तो दिख रहा है ना। इसी इसलिए बोला जाता है जनरली कि डेट भी एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। चीपर सोर्स फाइनेंस कहने का मतलब सस्ता जरूर है ये भी, है ना, क्योंकि टैक्स डिडक्टिबिलिटी का फायदा मिल रहा है। टैक्स का अमाउंट यहाँ से कम तो हो रहा है, टैक्स कम हुआ तो मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है टैक्स की, यहाँ पे 20,000 से कम हो रहा है हमारे इस एग्जाम्पल में। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट वाइज तो हमने चीज़ों को समझ लिया, वो डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम ले लेंगे कि आखिर करना क्या है। बट डिसीजन वाइज, चीज़ों वाइज हम समझ रहे हैं चीज़ों को देख के, हाँ कि ये इस तरह से होता है। चलो अब रिस्क वाइज देख लें। रिस्क की तरफ से देखो तो अगर हम इक्विटी के थ्रू पैसा उठाएं मार्केट से, तो देयर इज नो कंपल्सन कि वो हमें रिपे करना ही करना है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो कोई कंपल्सन नहीं है। बट अगर हमने डेट के थ्रू पैसा उठाया है, किसके थ्रू? डेट के थ्रू, तो मैंने बोला इक्विटी में कोई रिपेमेंट की बात नहीं है, करो तो करो, नहीं भी करो तो चलेगा। बट डेट में अगर आपने लोन वगैरह लिया, डिवेंचर्स को इश्यू करके पैसा लिया है, तो यहाँ तो रिपेमेंट करना ही करना है। मतलब वहाँ पेमेंट करना है, अगर वहाँ पेमेंट नहीं करो तो रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डूब सकता है, बंद हो सकता है। तो यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आ जाता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। क्या बोला भाई साहब?
रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, ये कहाँ हो सकता है? अगर आपने लोन के थ्रू डिवेंचर्स इश्यू करके अपनी कंपनी में पैसा लिया है, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो तो वहां पे डिफॉल्ट हो सकता है, तो वहां रिस्क इन्वॉल्व है। तो बोला क्या, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नॉन एज फाइनेंशियल रिस्क। एक छोटा सा टर्म है, इसको आप याद भी रखेंगे, ठीक है। तो रिस्क वाइज देख लिए, रिस्क इन्वॉल्व है लोन के केस में, डिवेंचर्स के केस में, और रिस्क नहीं है इक्विटी के केस में। कॉस्ट वाइज भी मैंने आपको चीजें समझा दिया। तो फाइनेंसिंग डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्या कॉस्ट है क्या रिस्क है, और कुछ फैक्टर्स और है जो स्टडी करना है, और उसके बाद देखेंगे कि भाई हमारा फाइनेंशियल डिसीजन किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है। उसके पहले एक दो बात और बता दूं मैंने बोला किसी भी कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क किस चीज पे डिपेंड करता है? टोटल कैपिटल में डेट कितना है। टोटल कैपिटल की बात कहूं तो कैसे निकलेगा, देखो मैंने बोला थोड़ा सा इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं स्पेस बनाने के लिए, ये सब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला यहां पे इस बात को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। टोटल कैपिटल में बात इंपॉर्टेंट है, और वीडियो स्किप ना करें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये सारी बातें भी, ठीक है सर। आपकी बात हम समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। बच्चों मतलब भाई साहब तो नहीं, बच्चे हैं ना। टोटल कैपिटल में डेट, तो टोटल कैपिटल में मैंने बोला तो टोटल कैपिटल कैसे है, सपोज कुछ पूंजी मैंने इक्विटी के थ्रू लिया भाई, सपोज 2 लाख, और कुछ पूंजी मैंने लोन के थ्रू लिया या डिवेंचर के थ्रू लिया, सपोज मैंने लिया ये सपोज मैंने ये भी बोल दिया 2 लाख। तो टोटल जो पूंजी है बिजनेस में, इतना तो बोल सकते हैं ना 4 लाख। हाँ सर बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड कर रहा है कि टोटल पूंजी में डेट कितना है। तो टोटल इस टोटल पूंजी में डेट कितना आपके 2 लाख का, तो मतलब 50% आपका अपना पैसा है, 50% बाहर वाले का, तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि भाई पूरे रुपए में, पूरे इन्वेस्टमेंट में आपने तो भाई 50% बाहर से ले रखा है। तो बस छोटा सा बात है कि ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड करता है कि टोटल पूंजी में आपके पास डेट कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द तो ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड कर रहा है। तो उसको और मैं इलोबरेट करूं तो जितना कम लोन होगा उतना रिस्क आपके बिजनेस में कम होगा, ठीक है सर, समझ गए इस बात को। और क्या है भाई, और क्या बात आता है इसमें, जब फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जा रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एंटरप्राइज को भी देखा जाता है। मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये हुआ कि भाई आपने इक्विटी के थ्रू पैसा लिया, लोन के थ्रू या डिवेंचर के थ्रू रुपए मार्केट से फाइनेंस अवेलेबल तो करा लिए, बट उसमें ओवरऑल कॉस्ट क्या इन्वॉल्व हो रहा है इस चीज को भी देखा जाएगा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर, और उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क क्या आ रहा है एंटरप्राइज पे। और मैंने समझाया अभी कि फाइनेंशियल रिस्क किसको बोलते हैं, जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है ऑन पेमेंट ऑफ डेट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो उस चीज को भी देखना है, उस चीज के रिगार्डिंग में डिसीजन लेना है, और ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर भी सोचना है। तो इस सारा चीज के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर कौन डिसीजन किस चीज के अंदर आ रहा है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है ही आपको समझने के लिए। और यहाँ भी आ रहा हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या है देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, तो मैंने बोला ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे कि आप डिसीजन क्या लें, कि कितना इक्विटी के थ्रू पैसा लेना है मार्केट से, कितना डिवेंचर्स के थ्रू पैसा लेना है मार्केट से, ये सब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो बात है। एक चीज और यहाँ पे जो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा बॉक्स में, देखो सबसे पहला क्या है, कॉस्ट। सिंपल सी बात है, कितना कॉस्ट लग रहा है, डेट ले रहे हो तो क्या लग रहा है कॉस्ट, इक्विटी के थ्रू लोगे तो क्या डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स का, है ना। एक सर्वे करा के हम जान सकते हैं कि उनका क्या सोच है, व्हाट दे वांट, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो एक कॉस्ट फैक्टर तो हो गया ना। और लोन वगैरह डिवेंचर के थ्रू पैसा लेंगे तो उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, तो एक कॉस्ट फैक्टर तो इन्वॉल्व होगा ही फाइनेंशियल डिसीजन लेने समय, ठीक बात है। रिस्क मैंने बता दिया आपको कि भाई डेट के समय में रिस्क तो ज़्यादा है ही है, क्योंकि वो तो रीपेमेंट करना ही करना है, भले आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो। बट इक्विटी के केस में क्या है, मैंने बोला इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करते हो, फाइनेंस रेज करते हो, तो वहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है रीपेमेंट का, तो रिस्क वाइज सोच लेना है।
फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस रेज करने के पीछे, क्या बोला मैंने? फाइनेंस रेज करने के पीछे मतलब मार्केट से जो हम इक्विटी और डेट के थ्रू पैसा रेज करने का जो प्लानिंग कर रहे हैं और एक प्रोसेसिंग होता है, तो उस प्रोसेसिंग में बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं जिस पे खर्च लगता है, एक्सपेंसेस लगता है। तो फाइनेंस रेज करने के ऊपर जो खर्च लग रहा है हमारा, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो फाइनेंसिंग डिसीजन उसी तरह लेना है, फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो फाइनेंसिंग डिसीजन उसी तरह लेंगे। उसके हिसाब से कितना इक्विटी के थ्रू, कितना डेट के थ्रू फाइनेंस लेना है वो डिसाइड होगा। ठीक बात है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बड़ा रेगुलर है, मतलब कैश इनफ्लोज बड़ा अच्छा है, तो आउटफ्लोज भी अच्छा होगा ना। तो कैश फ्लो एक रेगुलर है तो आप क्या ले सकते हैं? डेट ज़्यादा ले सकते हैं। कैश फ्लो का थोड़ा सा इनरेगुलर है, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड में आपके पास कैश का इनफ्लो होता है, एक समय आपका बिजनेस जो कि ऐसा ही है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सोचना होगा। तो डेट हो सकता है आपको कम लेना होगा, क्योंकि डेट के समय में एक फिक्स समय पे फिक्स्ड इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना होता है, डेट्स वाई। तो कैश फ्लो पोजीशन कैसा है वो भी इफेक्ट कर रहा है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आपके बिजनेस में, जैसे कि आपके पास प्लांट एंड मशीन्स वगैरह ज़्यादा है ना, आप बिजनेस कर रहे थे पहले से, आपके पास कर्ज है, तो उस कर्ज पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट तो पहले से जा रहा है। फर्दर आपको फाइनेंस रेज करना है तो मार्केट से और लोन लेने के लिए सोचना पड़ेगा कि लोन ले कि नहीं ले, डेट के थ्रू पैसा ले कि नहीं ले। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कम है तो डेट के थ्रू ज़्यादा पैसा हम ले सकते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है तो डेट के थ्रू पैसा लेने के लिए सोचना पड़ेगा, ले या नहीं ले। तो ये भी फैक्टर फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या बात है भाई? कंट्रोल का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर आपका हक, बिजनेस के ऊपर आपका राइट्स, मालिकाना हक, ऑनरशिप, है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बताता हूँ, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को। कंट्रोल कंसिडरेशन, मैंने कोऑर्डिनेशन बोल दिया शायद, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके बिजनेस में लगा हुआ है 10 लाख रुपया, आपके बिजनेस का वैल्यू मैंने बोल दिया, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, कंपनी है ना, शेयर्स के थ्रू पैसा आ रखा है, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा इसमें सपोज 6 लाख, और लोन वगैरह के थ्रू पैसा जो आ रखा है वो आ रखा है सपोज 4 लाख। तो टोटल बिजनेस में 60% का कंट्रोल आपके पास है, शेयर होल्डर्स के पास है, मतलब बाहर वाले के पास नहीं ना, क्योंकि जो लोन देते हैं वो तो बाहर वाले हैं, और जो शेयर के थ्रू पैसा लगा रखे हैं इक्विटी के थ्रू वो तो घर वाले मतलब बिजनेस ओनर्स बोलते हैं उनको। तो जितना ज़्यादा इक्विटी रेज करोगे, उतने ज़्यादा बाहर के लोग मालिक बनते जाएंगे बिजनेस में, क्योंकि इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कौन करता है? बाहर के लोग, जो इन्वेस्टमेंट के बाद वो आपके बिजनेस के ओनर कहलाते हैं। मतलब कि ये हुआ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपके पास रहे, जो प्रमोटर्स है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो शेयर्स के थ्रू कम पैसा रेज करेंगे मार्केट से, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर्स बेचोगे मार्केट के जो लोग शेयर होल्डर्स बनेंगे वो मालिक कहलाएंगे कंपनी के लिए, तो कंट्रोल थोड़ा सा डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो शेयर्स के थ्रू कम पैसा रेज करो, डेट के थ्रू ज़्यादा पैसा रेज कर लो, फाइनेंस रेज कर लो। तो ये भी फैक्टर इफेक्ट कर रहा है ना फाइनेंशियल डिसीजन को, बिल्कुल। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में क्या कंडीशन है, मतलब कि कैपिटल मार्केट में कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है, जहाँ पे शेयर्स डिवेंचर्स का खरीद बिक्री होता है, वहाँ पे इक्विटी का या डेट का लोन वगैरह क्या कॉस्ट वगैरह चल रहा है, जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स है इनफैक्ट वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं फ्रॉम द कंपनी, एक बात तो ये होगी, तो कॉस्ट के रिगार्डिंग बात होगी। और वहाँ पे डिमांड वगैरह क्या है, सपोज मार्केट में डिमांड है ही नहीं लोन का, तो जो लोन प्रोवाइडर्स है वो लोग क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक कॉस्ट कम कर देंगे। तो कैपिटल मार्केट का एक कंडीशन स्टेट जानने के बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डेट या इक्विटी के थ्रू कितना अमाउंट रेज करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बात, हालांकि इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है ही है, तो फाइनेंसिंग हमने डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखो, ध्यान से समझो, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स रहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डिस्कस करूंगा फर्दर आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है ऐसे कॉन्सेप्ट्स का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और से कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।